समस्त प्रतिभागियों को एक बार पुनः मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज इस वीडियो में जो हम एलडीसी के पुराने पेपर देख रहे थे आज उसका तीसरा वीडियो है। देख रहे इसमें जो नॉर्मल छोटे छोटे सवाल आपसे पूछे गए हैं, इतना ज़्यादा हार्ड जहाँ तक मैंने पेपर को देखा है इतना कोई डीप उतर के चीज़ें नहीं देखी पूछी गई। सरफेसली आपको हाँ इतना जरूर है, इसने हर बिंदु को कवर किया है, चाहे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो, चाहे मेंसुरेशन हो, चाहे आपका एलजेब्रा हो, पोलिनोमाइल्स वगैरह, इक्वेशंस वगैरह। शानदार। जैसे एक सवाल है ये, उसके मतलब एक तरह से जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, इसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्वेशन, तो कंसेप्ट क्लियर नहीं है इक्वेशन का। हो सकता है आपको दुनिया भर की इक्वेशन शॉर्ट आउट करनी आती हो, लेकिन इसने पूछ लिया कि इक्वेशन है क्या, कौन सी इक्वेशन है। तो देखिए शुरू करते हैं इस पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्वेशन, कौन सा एक समीकरण है। तो समीकरण क्या होता है, देखो मैथमेटिक्स में जैसे 2x लिखा हुआ है, 2x जो है सबसे पहले आता है मैथमेटिक्स में बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक। उसके बाद आता है उसका बहुपद, पोलिनोमाइल्स आता है। उसके बाद आता है समीकरण। तो ये तो हम पढ़ेंगे व्यंजक क्या है, बहुपद क्या। जैसे एक व्यंजक है, कोई भी उठा के लिख दिया आपने 1/x है, तो ये बीजीय व्यंजक है। यानी वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया, वो मैथमेटिकल ऑपरेशन ही क्या है, बीजीय व्यंजक है। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जो उसको बोलते हैं अपन। पोलिनोमाइल्स क्या है कि ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जो है, बीजीय व्यंजक जो है, उसमें प्रयुक्त किए गए वेरिएबल की जो पावर है ना, वो हमेशा होल नंबर रहे, यानी 0 1 2 3 4 रहे, तब उसी व्यंजक को क्या बोल देंगे हम, बहुपद बोल देंगे। और यदि उसी मैथमेटिकल इक्वेशन ऑपरेशन के दौरान यदि इक्वलिटी का साइन यूज किया जाए, इक्वल टू यानी समता के चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाए, तो वो बन जाएगा समीकरण। अब समता के चिन्ह का प्रयोग करने के बाद कि जैसे समीकरण जो होता है ना, कि कहीं लिखा हुआ है ax², ठीक है, प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये नहीं लिखा हुआ। अब इस कंडीशन में यह है क्या है, पोलिनोमाइल्स, बहुपद है, और अब ये क्या है, एक समीकरण है। अब समीकरण कैसा है, इसमें ए बी सी ये तो कांस्टेंट है, अचर है, और एक्स इसमें क्या है, वेरिएबल है। अब जो वेरिएबल है ना, तो ये जो बात है, ये वेरिएबल के कुछ निश्चित मानों के लिए सत्य होगी, कुछ निश्चित मान होगा। एक्स का कोई एक विशेष मान होगा, द्विघात है तो 2 मान होंगे, त्रिघात है तो 3 मान होंगे, रेखिक है लीनियर इक्वेशन है तो 1 मान होगा। तो जो बात चर के कुछ कुछ मानों के लिए सत्य हो, वो क्या कहलाएगी, समीकरण। और मान लीजिए मैं ऐसे कह दूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab। अब ये एक आइडेंटिटी है, ये इक्वेशन क्यों नहीं है, क्योंकि इक्वेशन में क्या होता है, वेरिएबल यूज होता है, कांस्टेंट यूज होता है, और वो जो इक्वेशन है, वो जो बात लिखी गई है इक्वल टू का साइन यूज करके, वो चर के एक निश्चित मानों के लिए सत्य होती है, हर मान के लिए सत्य नहीं होती। और यहाँ ये जो आइडेंटिटी है, ये चर के किसी भी ए और बी का कोई भी मान लगाओ, जो मर्जी ए का मान लगाओ, जो मर्जी बी का मान लगाओ, दोनों पक्ष हमेशा क्या रहेंगे, बराबर। तो यह है सर्व समीका, सर्व प्लस समीका, यानी जो सदैव सर्व सम हमेशा बराबर रहेगी, हमेशा बराबर रहेगी। यानी ए एक्स वाई का कोई भी मान हो तो प्रत्येक एक्स वाई के मान के लिए सत्य होगी, वो क्या कहलाएगी, सर्व समीका। तो अब आप समझ गए होंगे बेसिक की समीकरण इक्वेशन क्या है। तो देखिएगा यहां से शुरू करता हूं मैं, क्योंकि वो तो उधर पहला ही आंसर मिल जाए। ये जो चीज आपको दे रखी है ये वाली, तो ये क्या है, x प्लस वाई का स्क्वायर, ये तो ये सर्वसम्मिका है, मैथमेटिकल ये जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है सर्वसम्मिका है। क्यों, ये x और y के प्रत्येक मान के लिए क्या है, सत्य साबित है। तो ये तो समीकरण नहीं है, यानी ये समीकरण नहीं है। इधर देखिएगा 9 - 5 = 4, ये क्या है, एक अंकगणितीय स्टेटमेंट, यानी अर्थमेटिक का जो एक स्टेटमेंट है, ठीक है, न्यूमेरिकल स्टेटमेंट है, तो इसमें तो कहीं वेरिएबल है ही नहीं। जब वेरिएबल नहीं है, चर के किसी निश्चित मान के लिए सत्य नहीं है, तो चर यहां यूज ही नहीं है, तो ये भी क्या नहीं है, इक्वेशन नहीं है। ये x + 2, अब इसमें एक कमी रह गई, ये आ गया इसमें, ये वाला। यदि ये नहीं आता, ये असमीका बोलते हैं इसको, असमीका, कि ये x + 2 है वो 0 या 0 से बड़ा है, 0 या 0 से बड़ा, तो ये x के कुछ मान, असमीका के लिए तो बहुत सारे मान हो सकते हैं। अब ये सिर्फ बराबर 0 होता तो x का मान -2 आ जाता और ये समीकरण बन जाता। अब लेकिन ये क्या है, बड़ा है, तो -2 से अब बड़ा कुछ भी लगाओ, -1 लगाओगे, 2 लगा लो, 3 लगा लो, 4 लगा लो, जो लगाते जाओ 0 से बड़ा होता जाएगा। तो ये क्या नहीं है, समीकरण नहीं है। अब बच गया कौन, x = 0। अब कहोगे ये क्या समीकरण है, हाँ बिल्कुल समीकरण है। इसमें क्या है, x है, अब x का एक कुछ मान रखो, तब वो इस LHS जो है वो RHS के बराबर होगा, x का कोई मान रखोगे तो। अब देखिए कितना गहन प्रश्न है। तो ये आपका क्या है, एक समीकरण है, क्योंकि x का एक निश्चित मान रखने से ये 0 होगा, और x का वो मान क्या है, सरल करोगे तो x का मान ही क्या है, 0 है। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंड अबाउट द इक्वेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला है अकुशल श्रमिकों के एक समूह का औसत वेतन 10,000 है और कुशल श्रमिकों के समूह का 15,000 है और संयुक्त कितना है 12। मैंने ये प्रश्न ज्यादा तो नहीं आरपीएससी और अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की ज्यादा भी नहीं 5 से 7 बार इसको घूमते देख लिया है। ठीक है, कई बार परसेंटेज पूछ लेता है, कई बार ये इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित सवाल। अच्छा, इसमें हो क्या रहा है देखने को ये एवरेज का एवरेज है, आगे क्या पूछा है प्रतिशत। लेकिन जब भी आप एक छोटा सा फंक्शन याद रखें कि ए और बी ये दो चीजें मिलके क्या बना रही हो, सी बना रही हो, यानी सी कोई चीज है उसको बनने में ए और बी का योगदान है, तो उसमें ए का कितना वैल्यू है और बी का कितना शेयर है या वैल्यू बोल सकते हो आप। तो उसके लिए हम इन दोनों का अंतर यहां लिखते हैं, इन दोनों का अंतर क्यों लिखते हैं ये स्पेशली टॉपिक में मैंने समझाया हुआ है, ये लो। अब इन दोनों कब सी में कुछ हिस्सा ए का है और कुछ हिस्सा बी का है। जैसे आप दो वस्तुएं बेचते हो, एक को लाभ पे बेचते हो, एक को हानि पे, फिर दोनों का संयुक्त हिसाब करते हो कि टोटल पे लाभ हानि हुआ, तो वहां भी ये है। ठीक है, आप कोई चीज मिला रहे हो, जैसे दो प्रकार के चावल मिला के एक नया चावल बनाया गया है, तो वहां भी ए और बी से मिलकर एक कक्षा है जिसमें बॉयज और गर्ल्स हैं, तो वहां कक्षा में बॉयज और गर्ल्स हैं। ठीक है, एक मान लीजिए ग्रुप है उसमें पास और फेल हैं, तो भी वही बात है। तो यहाँ क्या है, एक ये क्या है कर्मचारी है, वर्कर्स हैं आपके पास, स्किल्ड और अनस्किल्ड हैं। तो अनस्किल्ड जो हैं उनका तो एवरेज है 10,000, ठीक है, और स्किल्ड जो हैं उनका है 15,000। ऑल ओवर जो वर्कर्स हैं उनका जो सैलरी है वो कितना है 12,000। ये लो, यानी ये 12 है ना, 12,000 जो औसत है वो मिलके बना है किससे 10,000 से और 15,000 से। तो सीधा इधर से निकालिएगा, ये हो गया 3,000 और ये हो गया 2,000। तो क्या रेशियो हो गया 3:2। अब 3:2 किसका रेशियो है, ये अनस्किल और स्किल का है 3:2, 3:2। अकुशल और कुशल, अनस्किल्ड यानी अकुशल और स्किल्ड यानी कुशल। ठीक है, अब पूछा क्या है कुशल का प्रतिशत क्या है, तो स्किल का कौन सा था, ये वाला कॉलम था, स्किल के हिस्से में कितना आ रहा है 2। अब ये 2 जो है ना यहां ठहरिए, 2 3 जब अकुशल हैं तो 2 कुशल हैं, तो कार्यालय में टोटल कर्मचारी हो गए 5, इसको मत भूल जाना। तो 2 आउट ऑफ 5 यानी 5 में से 2 कर्मचारी क्या है स्किल्ड हैं, तो 2/5 का कितना परसेंटेज हो गया, 2/5 का मतलब हो गया 40%। अब ये चुटकियों में होने वाले सवाल थे। देखिए अगला सवाल, ये लोग का सवाल है कि लोग 10 लघु गुणक जो है, लोग 10 बेस 10 टू 0.3010, लोग बेस 5 1024 का मान क्या है। अब लोग का मान कैसे निकालते हैं, तो देखिएगा लोग में छोटी सी चीज है कि आपने क्या करना, जैसे लोग के कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे लोग का यहाँ बेस है, इसमें जो चीजें काम में आएंगी कि जैसे मान लीजिए लोग का बेस 10 है या ए है, लोग ए है और उधर बी है और पावर एन है, तो सबसे पहले आप लिख देंगे एन बाहर आ जाएगा लोग ए बी, ये तो हो गया पावर का। ठीक है, कि जो भी पावर होती है वो सीधा यहाँ के क्या हो जाएगी गुणा हो जाएगी। दूसरा जो फॉर्मूला है कि जैसे मान लीजिए लोग ए है, ठीक है, और log a है, इधर बेस a है और mn है, गुणा हो रहा है, तो ये नॉर्मली फॉर्मूले आपको पता होंगे, log m बेस a ही रहेगा, m और n हो जाएगा। ठीक है, आगे इसमें एक चीज और काम में आएगी, क्या बेस चेंज होगा। तो देखिए पहले सवाल स्टार्ट करते हैं, तब अपने आप बताते चलेंगे कि कहाँ कहाँ कौन कौन से फॉर्मूले लगेंगे। तो सबसे पहले आपको दे रखा है लोग 10, बेस 10 है और किसका मान दे रखा है 2 का, यानी लोग 2 का मान आपको दिया हुआ है और यहाँ किसका मान दिया हुआ है, इसका मान आपसे पूछा है log 5 1024 का मान पूछा है, तो 1024 को आप इस 2 के बेस में लिख ले तो बेटर रहेगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं 1024 जो होता है वो 32 गुणा 32 होता है और 32 गुणा 32 का मतलब 2 की पावर 5 गुणा 2 की पावर 5, इतना तो पता होगा, 2 की पावर 10 होता है, 2 की पावर 10 होता है 1024। बहुत जगह काम आता है, कंप्यूटर की शब्दावलियों में भी काम आता है कि 1 MB में कितने KB होते हैं, तो वहां भी आपके पास 2 की पावर 10 के फॉर्मेट में चीजें चलती हैं। तो देखिएगा, तो सबसे पहले हम उठाते हैं लोग 5 1024, इसका मतलब हो गया लोग 5 2 की पावर 10, 1024 को हमने क्या लिख लिया 2 की पावर 10 लिख लिया। अब 2 की पावर 10 लिख लिया किसको 1024 को, तो ये आगे लिखा जाएगा 10 बाहर आ जाएगा, 10 घात है ना, तो 10 तो आ जाएगा बाहर, 10 इंटू लोग 5 2। अब लोग 5 2 है आपके पास, लोग 5 2 और उधर वैल्यू दे रखी है किसकी लोग 10 की। अब सुनो छोटी सी बात, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं कि आपने क्या किया 1024 को 2 की पावर 10 लिखा,
इसका मान चाहिए था आपको log 5 1024 का, तो आपने लिख दिया log 5 1024। तो log 5 1024 को लिख दिया 2 की पावर 10, 10 बाहर आ गया, log 5 2 रह गए यहां पे। अब यहां समस्या सुनिए, यदि आपके पास ये वैल्यू यहां ऐसे होती, यहां ये लिखा होता 5, सपोज दैट यहां 5 लिखा होता, तो हमारा सवाल सरल था, ये रहा सीधा 10, 10 गुणा ये मान अपन लगा देते, ये वाला मान। लेकिन देखिए आपके पास जो वैल्यू है वो log 10 बेस 10 है उसका, log बेस 10 है उसका, और इधर इसका बेस क्या है 5। तो हम एक काम करेंगे कि पहले वैल्यू निकालते हैं किसकी, log 5 2, इसका मान चाहिए अपने को, क्यों, ये 10 से गुणा होगा तब इसका मान निकल जाएगा इसका, ठीक है। तो अब ये मान कहां से लाएं, हमारे पास तो ये मान है, तो देखिएगा जब हमारे पास वो 10 वाला मान है तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं क्या, कि log जो है ना इसका बेस ले लेते हैं 10, 10 ले लेते हैं, तो इसका बेस 10 ले लेंगे, तो हम क्या लिख देंगे इसको, log 10 बेस लेके log 2 बटा log 10 5, ये लो, ये लिख देंगे किसको, log 5 2 को, बेस 5 था ना 5, इस बेस को बदलना हो तो जो नया बेस लगा दीजिए आप, तो जो बेस नया चाहिए ये वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी, ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब बात करते हैं, हमारे पास log 10 2 तो है, क्या नहीं है, log 10 की पावर 5, तो अब इसका मान निकालते हैं, इसका अलग से मैं वैल्यू निकाल देता हूं, देखो log 10 की पावर log बेस 10 5, अब 5 को क्या लिख देंगे, 5 को हम लिख देंगे log 10 बेस है ना 10 बटा 2, 10 बटा 2 किसको लिख दिया 5 को। अब जब 5 को 10 बटा 2 लिख दिया तो ये हो गया log 10 बेस और log 10 2, m बटा n जो होता है log m बटा n का वैल्यू होता है log m माइनस log n, अंश पहले माइनस हर, ये हो जाएगा। अब जब ये सेम है तो ये तो आपको पता ही होगा, बेस 10 है वैल्यू 10 है, तो आपके पास इसका मान आ जाएगा 1, और ये आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ देखो ये दे रखा, तो 1 माइनस 0.3010, ठीक है। तो अब आप निकालेंगे इसको कितना, एक के आगे 4 जीरो लगा लेते हैं और इसमें से निकाल देते हैं 0.3010, तो ये तो हो गया 0, ये हो गया 9, ये भी हो गया 9 और ये हो गया 6, तो ये होगा 0.6990, 0.6990। अब ये जो वैल्यू है ना ये किसकी आई है, ये तो इस चीज की आई है, किसकी, log 10 5 की, ये वाली आई है, ये वाली, ठीक है। इसका मान उसने दे ही रखा है, हमें जरूरत थी इसकी, इसकी जरूरत के लिए हमारे पास आया था ये वाला आया था, कौन आया था, हमारे पास ये आया था 10 गुणा, ये आया था log 5 2, ये चाहिए था, और इसका मान हमने ये निकाला log 5 2 का, तो log 5 2 का मान ये आ गया हमारे पास, इसका मान देखो 10 गुणा ये log 10 2 और log 10 5, ये निकाला था हमने। अब इसकी जगह जब हम वैल्यू लगाएंगे तो देखिएगा कैसे लगा देंगे, तो यहां लिख देंगे हम, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, तब आपको इतना टाइम लग रहा है, जब आपको लोग आएंगे तो फटाफट आप लोग कर लेंगे। 10 गुणा इसका मान आपको दे रखा है ये रहा 0.3010, 0.3010, नीचे इसका मान आपने निकाल लिया log 10 5 का, ये रहा log 10 5 का मान कितना 0.6990। अब सुनो दशमलव के 4 स्थानों तक निकाला हुआ, एक बार ऑप्शन पे नजर मान लीजिए, 4.3 है 6.9 है, यानी दूर दूर है, बहुत सारी वैल्यू दूर है, तो आपको दशमलव के 4 स्थानों तक गणना करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सीधा बताता हूं, या तो एग्जैक्ट इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लो, या 10 गुणा ये है 30 और 69 ले लेता हूं मैं, दशमलव के 2 स्थान तक 3 0 और 6 9 ले लेता हूं, दशमलव बराबर है तो दशमलव से दशमलव तो खत्म हो गया आपके पास, 30 बटा 69 ले लेता हूं मैं इधर कैलकुलेशन करने के लिए, 30 बटा ये 30106990, तो मैं क्या करता हूं इसको 30 बटा 69 लिख लेता हूं, क्यों, क्योंकि वैल्यू बहुत दूर दूर है हमारे पास, तो हो गया 10 बटा 23। अब 10 बटा 23 में भाग देंगे तो 0 पॉइंट भाग तो जा नहीं रहा, इसलिए दशमलव लगा दिया, 23 चौक 92 में 0.4 से शुरू होगा, ये एक स्थान बहुत है 0.4 से, यानी आपके ऐसे डॉट डॉट, तो 4 दशमलव ऐसे वैल्यू आएगी आपके पास 4 दशमलव वाले, और 4 वाला एक ही ऑप्शन है ये वाला। तो शायद समझ गए होंगे आप सवाल में क्या किया है, स्टेप बाय स्टेप आप देखिए। पहले हमने क्या किया, इसको लिखा 10 की घात के 2 की
घात के रूप में, फिर 2 की घात के रूप में लिखा, तो हमारे पास ये समस्या है कि log का आधार 5 था, जबकि वैल्यू दे रखी है log आधार 10 में। तो हमने इस 5 को किस में कन्वर्ट किया, 10 में कन्वर्ट किया। 10 में कन्वर्ट करने के लिए log 10 2, log 10 5 पैदा हो गया। अब log इसका 5 का मान निकालने के लिए हमने क्या किया, 10/2 लिखा, क्योंकि हमारे पास 2 का ही तो मान है, तो सारा मान खेल 2 पे ही था। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंड अबाउट इट। आगे चलते हैं। अगला सवाल सीधा, देखो एक बार log का सवाल है, एक बार सीधा किसका आ गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ रही है। बड़ा आनंद आएगा पेपर को हल करोगे आप, पूरा टॉपिक एक साथ। देखिए ये कह रहा है बिंदु -3p किस अनुपात में बिंदु -5 -4 और इसको मिलाने वाले रेखाखंड को काटता है। तो मैंने आपको जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप देखोगे तो उसमें ये होता है कि मान लीजिए ये है x1 y1 और ये है आपके पास x2 y2 और एक पॉइंट है, एक पॉइंट जो है वो इसको कट कर रहा है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है xy और वो कट कर रहा है m1 m2 में, अंतःविभाजन हो रहा है इसका। तो यहाँ क्या फंक्शन रहता है यहाँ पे देखिए, तो यहाँ ये वाला फंक्शन रहता है कि यहाँ जो रिलेशन क्या रहेगा, x इज इक्वल टू, x का मान क्या रहेगा, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। मैंने ये तक भी समझाया हुआ है कि ये फॉर्मूला क्यों बनता है, ये सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का यूज होगा कोऑर्डिनेट बना के, तब आपके पास ये फॉर्मूला पैदा हो जाएगा। नहीं रटने जैसा तो कुछ है ही नहीं इसमें। तो ये वाला यदि आपको नॉलेज है तो हम बात करते हैं यहाँ कि ये तो वो पॉइंट है, कौन सा, यहीं लगा देता हूं मैं, ये वो पॉइंट है -3p, यहां जो पॉइंट है वो है -2 और 3, इधर जो पॉइंट है वो क्या है -5 -4, ठीक है। और m1 m2 आपको चाहिए, तो सुनिएगा, जब आपको m1 m2 चाहिए, रेशियो नहीं दे रखा आपको, तो आप लोग इसको लिख सकते हो क्या, आप इसको लिख सकते हो k:1। सपोज दैट k:1 में काट रहा है, उससे क्या होगा, k की वैल्यू यदि फ्रैक्शन में आती है तो m1 m2 डिसाइड हो जाएगा, और k यदि इंटीजर आता है तो 1 के रूप में रहेगा। तो वैसे देखा जाए तो मैं आपको सीधा बता दूं 1 के तौर पे रहेगा, k का मान है। तो यहाँ आप देख रहे हो, हालांकि हो सकता है वो 3/2 आ जाए, 1/2 आ जाए, तो ऑप्शन से तो यहाँ नहीं बैठेगा। तो क्या करना है आपको कि यहाँ p का मान नहीं है तो कोई मतलब नहीं, पहले p की वैल्यू निकालने की कतई आवश्यकता नहीं है, सीधा सिर्फ क्या पूछा है, रेशियो पूछा है, तो सिर्फ अकेले x से काम चला लेंगे। इसमें एक कोऑर्डिनेट से, देखो मैंने यहाँ x का लिखा है, y होता तो y से काम चला लेते, किसी x का दे देता। कई बार ये होता है इस बिंदुओं को x x किस अनुपात में काटता है, y x किस अनुपात में काटता है, तो जो एक्सिस है ना उस पे जैसे x एक्सिस पे y इज इक्वल टू 0 होता है, y एक्सिस पे x इज इक्वल टू 0 होता है, तो जो एक्सिस पे दूसरे का मान 0 है तो वही पॉइंट उठाइए आप, कि जैसे सवाल होता है -5 -4 -3, इसको मान लीजिए y एक्सिस किस रेशियो में काटेगा, तो y एक्सिस कैसे काटेगा, तो x इज इक्वल टू 0, x एक्सिस कैसे काटेगा, तो y इज इक्वल टू 0, तो वहां से आपको इनडायरेक्टली एक कोऑर्डिनेट की वैल्यू मिल जाएगी। खैर हमारे यहाँ तो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो हम रख देते हैं इसमें, x की वैल्यू क्या है, x का वैल्यू है -3, क्या है m1 x2, m1 की जगह लगाओ k, x2 का मान -2, तो सीधा लिख दो -2k प्लस m2 x1, m2 की जगह 1, x1 की जगह -5, ये लो, डिवाइड बाई m1 प्लस m2, तो m1 की जगह k, m2 की जगह 1, तो ये हो गया आपके पास -3 इज इक्वल टू -2 -5 -2k -5 डिवाइड बाई k प्लस 1। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, -3k -3 इज इक्वल टू -2k -5। अब करो फिर से पक्षांतरण कर लीजिए, तो ये हो गया माइनस का k, भाई 2k इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, ये उधर जाएगा प्लस का, तो माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल, k इज इक्वल टू 2 आ गया। अब k बराबर 2 है और अनुपात क्या था, k अनुपात 1, तो 2 अनुपात 1 हो गया, यहाँ 2/3 होता तो 2 अनुपात 3 हो जाता, तो k इंटीजर में आ गया तो 2 अनुपात 1, ये लो, ये सिंपल सा था सवाल, ज्यादा इतना वो नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दो संख्याओं का अनुपात 6:7 है, two numbers are in the ratio 6:7, if 4 is added to each the numbers the ratio become 13:15, then the smaller number is। तो देखो दो संख्याओं में 6:7 का अनुपात है, प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया गया, प्रत्येक में 4, तो नया अनुपात हो गया 13:15। तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो ऐसे, 13×7 = 91, 15×6 = 90, इन दोनों का डिफरेंस कर लीजिए, इन दोनों का डिफरेंस हो गया 2, इन दोनों का डिफरेंस कर लीजिए 1, और ये मल्टीप्लाई में लगा दीजिए जो जोड़ा है, तो 8 आ गया, ये 8 जो आया यहाँ का कोफिशिएंट आया, तो 8×6 = 48 और 8×7 = 56, तभी संख्याएं 48 और 56 थी, ठीक है। लेकिन ये बताने से समझ थोड़ी आया आपको, तो ऐसे यदि मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो फिर पता ही नहीं कि क्यों कर रहा है ऐसा।
अच्छा ये बनता कैसे है? ये कई बच्चे ट्रिक लेके जाते हैं कि हाँ ये बहुत शानदार ट्रिक है, कुछ नहीं है ये, खामखा आपका मतलब टाइम खराब करने की चीज है। कैसे बना, देखो ये यहाँ से बना है। सपोज दैट दो नंबर हैं वो 6x और 7x है, इसमें भी 4 ऐड कर दिया, इसमें भी 4 ऐड कर दिया, इज इक्वल टू 13:15। अब ऐसा तो वहां भी लिखा था आपने, लेकिन लिखने का तरीका था 6-7 ऊपर था, 13-15 नीचे था। तो देखिएगा वो क्यों बन रहा था, मैं इधर लिख के बताऊं ऐसा क्यों हो रहा था। 6-7 था, 13-15 था, और यहां मैंने 4 साइड में लिखा हुआ था, और इन दोनों को गुणा किया, इन दोनों को गुणा किया, तो यहां वैल्यू आ रही थी, यहां वैल्यू आ रही थी, इसका अंतर लिया मैंने, इसका अंतर लिया, और इनटू में ये 4 लगाया। क्यों किया मैंने, देखिएगा। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो आप। ऐसे सवाल को मैं कह रहा हूं मुजबानी हल कर सकते हो आप, मुजबानी। एक्स का 15×6 = 90 और 13×7 = 91। एक बराबर के इधर आएगा, एक बराबर के इधर आएगा, तो मैं कह रहा हूं दूसरी स्टेप आपको लिखनी ही नहीं है, सीधा एक्स का मान मुजबानी निकाल सकते हो आप। कैसे, 15×6 = 90 एक्स होंगे और 13×7 = 91 होंगे, तो वो ये 15×6 = 90 और 13×7 = 91, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा है, ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई ही ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो ठीक है, सीधा मैं लिख देता हूं क्या, एक्स हो गया। कैसे हो गया एक्स, इसलिए तो उसका भाग दिया था मैंने, 15×6 = 90 और 13×7 = 90, एक्स इधर रहेगा, 91 एक्स इधर रहेगा, ट्रांसपोजिशन होगा तो अकेला एक्स बचेगा। अब सुनो, 15×4 = 60, 13×4 = 52, तो 15×4 = 60 और 13×4 = 52, कितना बचा, 8 बचा। ऐसे नहीं करना, 15 भी 4 से गुणा होगा, 13 भी 4 से गुणा होगा, तो कितना 4 बचेगा, इधर डिफरेंस देख लो, ये 13 बार है, ये 15 बार है, तो 2 बार 4 बचेगा, इसलिए मैंने इसका डिफरेंस ले लिया और उसको किससे गुणा कर दिया, 4 से। ये यहीं से पैदा हुआ, लेकिन ये सिखाया ही नहीं है, ये तो आपको हार्ड लगा, ये आपको इजी लगने लग गया, जबकि ये बिल्कुल बेवकूफी भरी चीजें हैं, कुछ नहीं आना जाना इनमें। इतना यदि आप एक्सपर्ट है तो आप सीधा इधर ही देख के कर लेंगे। 15×6 = 90, 13×7 = 91, एक्स, ये 4 जो है 15 बार है, ये वाला 4 13 बार है, एक इक्वल टू साइन के एलएचएस में है, एक आरएचएस में है, तो 2 टाइम बचेगा ना, तो सीधा 4 दूनी 8 लिख लो, ये हो गया। ये काम आप यहां भी कर सकते थे कि 13×7 = 91, 15×6 = 90, एक्स बचेगा और कितना 2 टाइम बचेगा, और क्या ऐड किया, 4 ऐड किया, तो 4 दूनी 8, 8×6 = 48। ऐसे यदि इतना आप कर सकते हो, वो रटने वाली चीजें तो थोड़ा सा समझ के भी उनको बनाया जा सकता है। तो यहाँ आंसर आ गया, इसका पूरा काटापीटी करोगे x = 8 ही पैदा होगा। और क्या पूछा था, स्मॉलेस्ट नंबर, तो 6:7 था, स्मॉल 6 यूनिट वाला ही रहेगा, 8×6 = 48। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है आपका कि ये इससे समान दूरी पे हैं तो कौन सा इक्वेशन है। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या कह रहा है ये कि पॉइंट ए इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट बी एंड सी। बिंदु ए है ना, बी और सी से है, तो ये तो 3 और -4, ये तो पॉइंट ले लिया बी, और इधर पॉइंट ले लिया सी, कौन सा, -2 और 0। इससे इक्विडिस्टेंट है पॉइंट ए, एक्स वाई, यानी ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली और ये वाली जो डिस्टेंस है, ये दोनों डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है कि क्यों बनता है ऐसा, ऐसे मैंने बताया, x2 - x1 का, यानी x के कोऑर्डिनेट का डिफरेंस और y के कोऑर्डिनेट, y2 - y1 का स्क्वायर, उनको, ये वही होता है आधार स्क्वायर प्लस लंबी स्क्वायर, करण चाहिए। कैसे होता है, मैं ये समझा दूं ऐसा क्यों बनता है ये। सपोज दैट पॉइंट x1 यहाँ है, ठीक है, और पॉइंट x2 किधर भी हो सकता है, इधर इधर कहीं भी हो सकता है, आगे हो सकता है, इस लाइन पे कहीं भी होगा, x2 का पॉइंट इधर ही रहेगा, इधर मान लीजिए पॉइंट x2 है, और इधर पॉइंट y1 है, और इधर पॉइंट y2 है, ठीक है। तो x1 y1 ये हो गया आपके पास, और x2 y2 आपके पास ये हो गया। अब ये डिस्टेंस चाहिए आपको, ये वाली, ये है आपके पास x1 y1, और ये है x2 y2, ये वाला डिस्टेंस चाहिए। तो ये वाला डिस्टेंस चाहिए, तो इसके लिए आप क्या बनाएंगे, देखिएगा कितना शानदार, हमेशा के लिए आप इसको वो कर लोगे। यहाँ से चला मैं और यहाँ चला, ये लो, ये मैंने बना दिया एक क्या, राइट एंगल ट्राइंगल। अब यदि ये वाले डिस्टेंस की बात करोगे ना, ये वाले डिस्टेंस, तो ये y2 से लेके कहाँ तक का है, y1 का है, यही तो डिस्टेंस है ये, तो ये हो गया, यानी ये y सीधा करेंगे इसको, y2 से y1 हो गया, तो ये y2 - y1 कह दो या y1 - y2, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हम स्क्वायर करने वाले हैं, तो नेगेटिव रखो चाहे पॉजिटिव, मैं कह रहा हूं आप y1 - y2 रखो, कुछ नहीं उखड़ने वाला। इसका उल्टा कर दिया, नेगेटिव बाहर आ गया, नेगेटिव का भी आपको लेना स्क्वायर ही। ये वाली डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस क्या है, x2 - x1 या x1 - x2, तो ये लो, ये
ये लगाते ही मिट जाता है। y2 माइनस y1 कहोगे इस लाइन को, और इस लाइन को कहोगे x2 माइनस x1। निकालनी कौन सी डिस्टेंस है, ये वाली। तो बताओ ये हाइपोटेनियस हुआ कि नहीं हुआ, कारण बन गया इसका, किसका, इसका और इसका। वही लिखा है मैंने, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब बताओ ईमानदारी से, क्या आज आपने पहली बार सीखा है, या आज से पहले भी आपको पता था कि बस इतना सा कॉमन चीज है ये, या फिर इसी को रट्टा मार रहे थे। तो चलता है इस पे, अब हम काम करते हैं इस पे। तो ये देखिएगा, ये कह रहा था इसमें जो डिस्टेंस है वो बराबर है। अब ऐसा नहीं है कि आप इसका फॉर्मूला रट के ले जाओ, मैथमेटिक्स में ऐसी कोई चीज है ही नहीं जिसको आपको रट्टा मारना पड़ेगा। छोटी मोटी दो चार चीजें जो प्रैक्टिकली हैं, बाकी सारे को आप कहीं भी प्रूव कर सकते हो। ऐसा होता है, क्यों होता है, उसके पीछे रीजन है। ठीक है, तार्किक सब्जेक्ट है ये। प्रैक्टिकली बनिए, तार्किक बनिए और सवालों को हल करिए। देखिए, तो इसमें मैं लिख सकता हूं x माइनस 3 इसका स्क्वायर। पहले ये डिस्टेंस निकाल लेता हूं, कौन सी, ए बी निकाल लेता हूं, ए बी बराबर, इधर ही लिख देता हूं, लगे आती है इससे। तो x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस 4, तो y प्लस 4 का स्क्वायर हो गया, अंडर द रूट इज इक्वल टू, अब ये वाले डिस्टेंस निकालता हूं, x माइनस माइनस 2, तो x प्लस 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस y माइनस 0, y का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब दोनों जो चीजें हैं वो बराबर हैं, इक्वल डिस्टेंस है, तो रूट से रूट आपका कैंसिल हो जाएगा। x माइनस 3 का आप स्क्वायर लोगे तो x माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, प्लस y का लोगे y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 16 इज इक्वल टू x प्लस 2 का लोगे x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस y स्क्वायर। ठीक है, अब देखते जाओ आप, y स्क्वायर से y स्क्वायर खत्म, x स्क्वायर से x स्क्वायर खत्म, बाकी अब कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो गया माइनस 6x प्लस 8y प्लस 9a 16a 16 9 25 बराबर, इधर हो गया आपके पास 4x प्लस 4 4x प्लस 4। अब x x एक साइड कर लो, या पूरा ही एक साइड जैसे भी इसने कर रखा है देख लेते हैं। तो ये इधर आ जाएगा तो माइनस का 10x हो जाएगा, तो प्लस का कर रखा है तो उधर ले जाओ, तो ये हो गया 10x। ठीक है, 8y उधर ले गए, माइनस का 8y हो गया। इसको देख के कि पक्षांतरण इधर से उधर करें या उधर से इधर करें, बराबर देख लेते हैं। तो 10x ये इधर चला गया तो प्लस का 6x और 4x 10x हो गया, ये 8y प्लस का था उधर चला गया माइनस का। अब ये 4 को इधर आना पड़ेगा, तो 25 माइनस 4 कितना हो गया, 21 हो गया। यदि ऑप्शन में है तो ठीक है, ये है 10x माइनस 8y बराबर 21 है, ये रहा, ये लो। ये सिंपल सा आपके पास सवाल था, देखिएगा करना कैसे है। चलते हैं अगले सवाल पे। ये सवाल देखो कितना हार्ड क्वेश्चन है, ये बताओ एलडीसी में पूछने लायक है चीज है। 10b प्लस सी, 10b प्लस सी का फॉर्मूला अब ये 10th स्टैंडर्ड में है ही नहीं, अपर क्लासों में। बताओ क्या करें इसका। ये जितना देखने में हार्ड है ना, उससे कई गुना काम करने में इजी है, हल करने में। तो देखिए क्या लिखेंगे, जे ऊपर बोल रखा है इफ एबीसी आर द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, ये ट्राइंगल के क्या है, एंगल्स हैं। मींस यू कैन से द सम ऑफ एबीसी इज इक्वल टू 180 डिग्री नॉन एज पाई। चाहे तो पाई पे काम कर लो, यहाँ पाई है इसलिए पाई बोल दो, या फिर पाई की जगह भी 180 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा, पाई की जगह 180 लिखोगे तो भी वही बात है, पाई की जगह 180 लिखते ही 180 माइनस ए, तो 180 माइनस ए को एक बिल्कुल आम तरीका बता रहा हूँ, बिना ट्रिग्नोमेट्री के, व्यवहारिक सा तरीका प्रैक्टिकली। तो बी प्लस सी है, तो पाई माइनस ए, पाई का मतलब क्या है 180, 180 माइनस ए का मतलब क्या होगा 180 बी प्लस सी, तो ये बी प्लस सी है, ये ए प्लस सी है, हो गया, और ये ए प्लस बी है। समझ रहे होगे मैं क्या कह रहा हूं, पाई माइनस सी यानी 180 में से सी घटाओ तो ए प्लस बी तो बचता है, यानी जैसा अंश है वैसा का वैसा है। बिना पेन चलाए बिना बता रहा हूं मैं इस सवाल को कि ये ट्रायंगल के क्वेश्चन है, ट्रायंगल का है। इफ एबीसी आर द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, एबीसी ट्रायंगल के एंगल्स हैं, देन यू कैन से ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180, देन ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 माइनस सी, b प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस ए, ये कॉमन सेंस की बात है। और कौन सा रह गया, a प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस क्या रह गया b, इसको 180 बोल सकते हो चाहे पाई बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, तो चाहे तो ऊपर वाले को कन्वर्ट कर लो चाहे नीचे वाले को कन्वर्ट कर लो, तो ये क्या है सेम वही है 180 माइनस सी, तो इसकी जगह तो आ गया a प्लस बी, इसकी जगह क्या आ गया, इसकी जगह आ गया c प्लस ए। तो ये तो हो गया व्यवहारिक। ठीक है, टेक्निकली इसको करते हैं, तो मतलब हुआ क्या, आप शायद समझ गए होंगे कि जैसा न्यूमरेटर है वैसा का वैसा डिनोमिनेटर है,
और इसका आंसर क्या हो गया, 1 हो गया सीधा, दोनों आंसर और दोनों बराबर है। या फिर ऐसे लिखो 10b प्लस सी, तो 10b प्लस सी, पहले ऊपर वाला उठाते हैं, न्यूमिनेटर उठाते हैं, अंश अंश को हल करने पे, तो अंश है 10b प्लस सी, तो 10b प्लस सी हो जाएगा 180 माइनस ए, तो आप इसको लिखोगे पाई माइनस ए, तो आप लिख दोगे 10 पाई माइनस ए, ठीक है। ऐसे ही प्लस 10 पाई माइनस बी, ऐसे ही प्लस 10 पाई माइनस सी। अब पाई माइनस सी का मतलब पता है क्या होता है, 180 माइनस थीटा। अब 10 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस 10 थीटा हो जाएगा। माइनस 90 पे बदलते हैं, 270 पे बदलते हैं, 180 पे सेम रहेंगे। 180 पे अब वो देखो वो क्वाड्रेंट कौन सा है आपका, और उसमें क्या हो गया 10 नेगेटिव हो गया। 180 माइनस ऊपर आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो 10 की उसमें क्या रहेगा, माइनस का रहेगा। तो ये हो गया माइनस का 10a, माइनस का 10b, माइनस का 10c। माइनस कॉमन ले लोगे तो ये हो गया माइनस 10a प्लस 10b प्लस 10c, ठीक है भाई। ऐसे तो सीधा हल नहीं कर सकते, लिख के तो ऐसे ही करना पड़ेगा। अब यहां आ जाओ 10 पाई माइनस ए, अब 10 पाई माइनस ए क्या हो गया, माइनस 10b हो गया, माइनस 10a, ठीक है। ये माइनस 10b, ये माइनस 10c, वही आ गया, माइनस कॉमन आ गया, तो ये सारा क्या हो गया प्लस। ये आपके पास क्या बन गया, डिनोमिनेटर बन गया। ये दोनों चीजें एग्जैक्ट सेम है, कट गई तो क्या आ गया 1। ये लो, वैसे आप देख के भी 1 लगा सकते थे। देखो है ना कितना इजी सवाल, और देखने में ऐसा लग रहा है कि ये तो 5-10 मिनट लेगा ही शायद सवाल हल करने में। तो जो चीजें देखने में जितना ऐसे हार्ड लगती है ना, रियल में उतनी ईजी होती हैं, जो सवालों की बात कर रहा हूँ। देखो ये वाला आई, अब ये और भी हार्ड आ गया। 4 23 4 23 801 अंडर द रूट, एक बेटा दो का अंडर रूट है, प्लस अंडर द रूट 22801। इसका आपको करना है सवाल। तो देखो यदि आपको ज्यादा अनुभव नहीं है मैथमेटिक्स में, तो सीधी सी बात है, आप लोग क्या करें, सरल तरीका बता रहा हूं, ऐसे क्यारी डाल लें, क्यारी समझते हो ना, ये वाली क्यारी, ऐसे क्यारी डाल लें, और ये लो, अब लगाते जाएं, 2 का जाएगा 3 का जाएगा, फैक्टराइजेशन मेथड की बात कर रहा हूं, करते रहें। यदि आप इससे थोड़ा, फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब आप इसमें क्या है, अभी नए हैं मैथमेटिक्स में, ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है, तो आपको अंडर रूट इस तरीके से निकालना आता है, तो आप इस तरीके से हल करें, 2-2 के जोड़े बना के। यदि आप इससे थोड़ा सा एक्सपर्ट हैं, तो आप इस कॉलम को ऐसे भी कर सकते हैं, ये क्यारी ऊपर की नीचे की बजाय से ऊपर डाल लें, ऐसे इधर से 2-2 के जोड़े बना लें। समझ गए मैं कौन सी विधि की बात कर रहा हूँ। अब 2-2 के जोड़े बनाएंगे तो देखिए 42 6 6 36, बच गया 6, इधर 6 6 12, 1 अंक का उतार लिया 38, ऐसे जोड़ा उतरेगा। ये कौन सी विधि की बात कर रहा हूं मैं, भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना, पहले फैक्टराइजेशन, दूसरा भाग विधि से। अब 600 पर में 5 बार चला जाएगा, 125 पंजो 625 होते हैं, तो नॉर्मल सा पाड़ा है, तो ये 5 आ गया। अब बच गए 3, बच गया 1, 13 बचे, उतार लिया 0 1, 125 और 5 130 हो गए। अब एक अक्षर लगेगा आगे, तो एक ही लग गया, सीधा दिख रहा है 1301, ये 651 इसका आ गया। ये दूसरा हो गया भाग विधि, ठीक है। 22801, 22801 का निकाल लो, 2 0 2 0, 2 जोड़े 2-2 के जोड़े, फिर हो गया 1 1 1, इधर हो गया 2, इधर हो गया 128। अब 2 है तो यहाँ क्या लगाएं, तो 5 लगा लेते हैं, 25 5 जो 125 होगा, बच गया 3, 0 1 उतार लो, 125 और 5 कितना हो गया 30, 1 1 से भाग दे लो, 301 हो गया। तो क्या दिया, पहले 1 का भाग दिया, फिर 5 का दिया, 151 इसका हो गया। ये भाग विधि की बात कर रहा हूँ। ये हो गया यदि आप मैथ्स में अनुभव रखते हैं, आपको मैथमेटिक्स आता है अच्छा खासा, ठीक है, तो आप इस विधि से करें। अब यदि आपको मेरी तरह नियम कायदे कुछ आते जाते नहीं है, सीधा प्रैक्टिकली इसको हल करना है, यानी आप इसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रखे हैं, तो सीधा देखिए लास्ट में इसके 1 है, तो यूनिट आंसर सारा किस में आ रहा है, पूर्णांकों में। इसका मतलब कन्फर्म ये पूर्णांक है, कन्फर्म है कि ये पूर्णांक है। तो लास्ट में या तो आपके उत्तर के 1 आएगा या आपके उत्तर के 9 आएगा। अब ये बच गया 42, ये 4,23,000, तो 4,23,000 की बात है कि 6 जो 600 है, 600 का होता है 3,60,000, 360 हो जाएगा। 700 का आपको पता है 4,90,000, तो 600 और 700 के बीच में ऐसे, क्या पता मुझे 600 आएगा, ये देखो 3 अक्षर का उत्तर आएगा, 3 अक्षर का डबल, दो डिजिट है ना, उसका 1 डिजिट बनेगा, तो ये हो गया 600
और 700 के बीच में आएगा। अब 600 700 में तो बहुत सारी संख्याएं हैं, 600 और 700 भी, 1 और 9 वाली। तो यदि आपको किसी उस संख्या का स्क्वायर लेना आता हो जिसके आगे 5 हो, तो होता है 5 का 25, और 6 का जस्ट अगली संख्या, तो 6 का अगला संख्या होता है 7, तो 42 25। 65 का स्क्वायर कितना होगा? 42 25। सीधा 65 का स्क्वायर मैंने एक बार पहले भी बताया, 65 75 95 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 5, 5 का तो 25 लिख दो, आगे 9 है तो 9 को अगली संख्या, 9 से अगली संख्या 10, 9 और 10 को गुणा कर दो, 9 और 10 90, 90 25 हो गया 95 का। 15 का निकाल लो ना, आपको आता होगा, तो 15 का निकालोगे तो 5 का 25 लिख दो, 1 से अगली संख्या कौन है? 2, 1 और 2 को गुणा कर दो, 2, 225। 25 का निकाल के देख लो, 25 का 5 का 25, 2, 2 से अगली संख्या 3, 3 दूनी 625। ये लो, ये कुछ चीजें हैं जो बार बार प्रैक्टिस करोगे तब, रटने की जरूरत नहीं है इनको, ये अपने आप उत्पन्न होती हैं ये चीजें जब आप अनुभव लोगे। तो इसका मतलब ये 65 के जस्ट नजदीक है, 65 मतलब 650 के आसपास है, तो 650 से 660 तक है, 650 से 660 कैसे? 65 का जो स्क्वायर हुआ 42 25 हुआ, तो 66 का कितना होगा? अब इससे अगला 65 और 66 का योग होता है, जैसे 10 का स्क्वायर 100 है, तो 11 का स्क्वायर पता है कितना होगा? इन दोनों का जोड़ो, 10 और 11 21, 21 जोड़ दो इसमें, हर उस नंबर के लिए लागू होगा जो नेक्स्ट नंबर है। तो 65 और 66 कितना हो गया? 65 66 हो गया 131, 131 जोड़ दीजिए इसमें, ये 6 5 3 4, ये 43 56 हो गया तो ज्यादा चला गया, इसका मतलब ये तो हो गया 651, 660 के नजदीक तो नहीं आएगा। इसका निकालोगे तो ये सीधा 15 का 225 दिखाई दे रहा है आपको साफ साफ, 225 के जस्ट नजदीक है, तो 151 हो गया। ठीक, यहाँ रिस्क रहेगा, यहाँ तभी आप कर पाओगे जब आप इसमें बहुत ज्यादा पारंगत हो, कई सारी चीजें आपके माइंड में एक साथ चल रही है तब, जबकि आप, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप लोग उसी से कर लें, चाहे तो मतलब भाग विधि है उससे। अब 651 और 151, 650 और 150, 650 और 150 कितने हो गए? 800, और एक रे एक 2, तो 800 प्लस 2, 802। तो ये थे आपके पास इस पेपर के सवाल, उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। हाँ, इसमें थोड़ा सा जो था कंसेप्ट बेस्ड चीज़ें थी, कि जैसे इक्वेशन का बारे में पूछना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आपसे रेशियो फाइंड आउट करवाना, या फिर इक्विडिस्टेंस के जो सवाल थे वो काफ़ी अच्छे सवाल थे। तो मेरा यूँ कहने का मतलब है कि आप रटिए नहीं, मैथ्स बहुत आसान है, सीखते जाइए, कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करिए, और जहाँ तक मेरा प्रयास रहेगा, मैं हो सकेगी कोशिश, जहाँ तक जितने भी प्रकार के जो सवाल हैं मैं लेके आऊँगा इस चैनल पे, जितने भी टॉपिक हैं उनके वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। जुड़े रहिए, धन्यवाद।